नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So we start from here. There are two words, lack of jurisdiction, and second word is irregular exercise of jurisdiction. Thereafter we will come to the direct language of section 9. अभी right now what we are discussing the jurisdiction as the concept. इसी को समझ रहे हैं, because from here itself we can expect few questions in your prelims exam, meaning, and there are so many aspects, consent and jurisdiction we have discussed. Now I am going to discuss this aspect. This is what lack of jurisdiction and the irregular exercise of jurisdiction, इसका मतलब क्या है, and from where we can expect the questions. Please come to this slides now and concentrate now. Concentrate here now. This is, so there is always a distinction है want of jurisdiction and irregular jurisdiction में दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं। There is what is lack of jurisdiction and second was irregular exercise of jurisdiction. इसी में आपको एक केस होगा, कुछ केस लॉज आएंगे, प्लीज वहीं पे उनको ही नोट करना है आप लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वांट ऑफ जुरिसडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन। ये बात सही है गलत है? दिस इज रॉन्ग, आंसर इज इनकरेक्ट। तो देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन वांट ऑफ जुरिसडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या है, देखिए वांट ऑफ जुरिसडिक्शन को मैं समझाता हूं और इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन को समझाता हूं। इन द फर्स्ट केस द वर्ड स्पेसिफिकली इंडिकेट्स व्हाट, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन मींस जुरिसडिक्शन है ही नहीं। देयर इज अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ जुरिसडिक्शन, एब्सेंस, you know, there is no jurisdiction at all. And when I say irregular exercise of jurisdiction, it means you have the jurisdiction, the court has the jurisdiction, but this jurisdiction has been exercised irregularly. This is not exercised as per law. Jurisdiction तो है, but you decided the case not as per the jurisdiction, you did it, you applied the jurisdiction in a wrong way. So we say this is the irregular exercise of jurisdiction. So these are two words, there are different consequences, और यहीं से क्वेश्चन आपके उसमें आता है। सही है? Now come to this केस लॉ है, लिख लीजिए। चीफ इंजीनियर हाइडल प्रोजेक्ट वर्सेस रविंद्रनाथ केस का है। इस केस में क्या कहा गया था, इट वॉज हेल्ड इन दिस केस, ए डिक्री पास बाय ए कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन इज ए कोरम नॉन जुडिस, एंड यू विल सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय द कोरम नॉन जुडिस।
कोरम नॉन जुडिस का मीनिंग क्या है, यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट ए डिक्री पास्ड बाय ए कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन व्हेन ए कोर्ट इज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन एंड स्टिल इट इज पासिंग ए डिक्री। तो डिक्री ऐसी कोर्ट ने पास कर दी है जिसको क्षेत्राधिकारी नहीं था, जिसको उस पर अधिकारिता नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, तो ऐसी डिक्री को क्या कहते हैं, कोरम नॉन जुडिस। इसी के मीनिंग पर क्वेश्चन आता है। और ये किस केस में कही गई थी बात, चीफ इंजीनियर हाइडल प्रोजेक्ट वर्सेस रविंद्रनाथ के केस में कही गई थी। सही है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, इट्स वैलिडिटी, और क्या बात कही गई इसमें, इट्स वैलिडिटी कैन बी चैलेंज्ड व्हेनेवर इट इज sought टू बी एनफोर्स्ड इवन एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर इट्स डिसीजन। सेम उसमें, प्लीज से दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इट्स वैलिडिटी। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कोरम नॉन एस्ट बताया कि नॉन एस्ट मतलब इट इज जीरो इन द आई ऑफ लॉ, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। देखिए बहुत बढ़िया अलग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ये ब्रेक तो अपने खुद ही निपटालेंगे। ये चीजें आपको घुस घुस कर समझाने वाली शायद आपको आसानी से नहीं आएंगी समझ में, तो ध्यान से समझना। द डिक्री इज विदाउट जुरिसडिक्शन मीन्स द कोर्ट इज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन स्टिल द डिक्री हैज बीन पास्ड। नंबर वन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, इट इज नॉन एस्ट मतलब अस्तित्व में ही नहीं है। सेकेंडली नेक्स्ट, इट्स वैलिडिटी, क्या हुआ, एक डिक्री हैज बीन पास इन फेवर ऑफ लवली मैडम, एक लवली मैडम के फेवर में एक डिक्री पास हो गई अगेंस्ट जस्टिन वालिया मैडम के। तो लवली मैडम हुई डिक्री होल्डर, जसलीन वालिया हुई जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर इज नॉट कंप्लाइंग विद द डिक्री। नाउ फिर क्या होगा, द मैडम लवली मैडम हु इज द डिक्री होल्डर विल गो टू द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन। अब आया मजा, एग्जीक्यूशन में जब मैडम गई तो जसलीन वालिया द ग्रेट ने कहा, सर दिस डिक्री इज नोन एज इन द आई ऑफ लॉ। व्हाई? बिकॉज दिस डिक्री वॉज पास बाय द कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं था, इट इज एज गुड एज जीरो। लवली मैडम ने कहा कि मैडम यू शुड हैव चैलेंज इट अर्लियर, आपको इसे पहले चैलेंज करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नो मैडम, दिस डिक्री कैन बी चैलेंज इवन एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन की स्टेज पे चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, यही आपका क्वेश्चन है और यही से आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा। हाँ या ना जल्दी बताते रहिए। दिस इज सो ए डिक्री पास विदाउट जुरिसडिक्शन इज नॉन एस्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट दिस इज अगेन यू कैन से इट इज इन अगेन एक केस लॉ का नाम है किरण सिंह, आगे आएगा किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, अगेन उसी पॉइंट पर किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। सेकंड केस है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ए डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन स्ट्राइक्स एट द वेरी अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। ए डिफेक्ट ऑफ द जुरिसडिक्शन मीन्स जुरिसडिक्शन जब नहीं हो, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, एब्सेंस ऑफ जुरिसडिक्शन स्ट्राइक्स एट द वेरी अथॉरिटी। नहीं, एंड सच ए डिफेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड इवन बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये हमने पहले भी किया था। केस का नाम है करण सिंह वर्सेस चमन पासवान, ये ध्यान रखना आप लोग। सही है। सो हम ये कह सकते हैं, इसको आप ऐसे कह लीजिए और ये नलिटी बोल दीजिए। दिस डिक्री इज नलिटी कह लीजिए, नॉन एस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो करण सिंह वर्सेस चमन पासवान केस हो गया। और एक केस मैंने आपको बताया अभी आपको बताया मैंने चीफ इंजीनियर हाइडल प्रोजेक्ट का। तो ये 2 पॉइंट हो गए, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन पर हो गए। देखिए सॉरी, एक ये बात रह गई, नलिटी तो है ही है, इसको हमने बताया आपको इवन एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन चैलेंज कर सकते हैं और इवन इन दी कोलेटरल प्रोसीडिंग्स। एक नियम याद कर लीजिए, अगर डिक्री नलिटी है यानी कि वो अस्तित्व में है ही नहीं, तो आप उसको कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात पर आइए, इर्रेगुलर एक्सरसाइज पर।
इस पर क्वेश्चन देख लीजिए पहले। द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास्ड विदाउट जुरिसडिक्शन कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन एट एनी स्टेज। ऐसे आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। कैन द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास्ड विदाउट जुरिसडिक्शन बी चैलेंज्ड ऑन दैट ग्राउंड एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन और इन कोलेटरल प्रोसीडिंग्स? यस, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। नाउ आप उस पर आइए, इर्रेगुलर एक्सरसाइज पर। वंस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, वंस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन एंड डिसाइड्स ए मैटर, द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन गिवन कैन नॉट बी सेड टू बी विदाउट जुरिसडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें केस लॉ आएगा, फिर समझाता हूं। वंस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, वंस इट हैज बीन डिसाइडेड कि दिस कोर्ट हैड जुरिसडिक्शन, इस कोर्ट को जुरिसडिक्शन तो था, ठीक है, एंड देयरफॉर इट एंटरटेन्ड द मैटर, इसने मैटर को एंटरटेन किया, एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड and it gives a decision, then the correctness of the decision means whether this decision is correct or not, it cannot be without jurisdiction. Even if it is the bad decision, if it is the wrongly decided decision, it is the wrongly decided case, you cannot say it is without jurisdiction. तो इनका ये कहना है कि विदाउट जुरिसडिक्शन होना एक बात है और गलत निर्णय देना एक दूसरी बात है। आप समझ रहे हैं? एक तो है कि आपको अथॉरिटी ही नहीं थी डिसीजन देने की, और दूसरी बात यह है कि आपको अथॉरिटी थी लेकिन आपने अथॉरिटी को उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करा और आपने गलत डिसीजन लिया। तो यह है इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द जुरिसडिक्शन। इसी उसमें आपको जो है ये कहा जाएगा उज्जमबाई, उज्जमबाई का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1962। In as much as the power to decide necessarily carries with it power to decide wrongly as well as rightly. If you have power to decide, अगर आपके पास निर्णय लेने की पावर है, it means you have jurisdiction. You have jurisdiction. Then you have jurisdiction to decide wrongly. आप उसको wrongly भी डिसाइड कर सकते हैं और आप उसको राइटली भी डिसाइड कर सकते हैं। इन बोथ केस एट लीस्ट इट कैन बी सेड यू हैव जुरिसडिक्शन, द कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन, इट इज नॉट द केस ऑफ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। केस का नाम उज्जमबाई, हाँ या ना? बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नाउ व्हाट इज द रेमेडी इन सच केसेस? व्हाट इज द रेमेडी इन सच केसेस? इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट once it is said that a court has jurisdiction, अगर एक बार कह दिया जाए it has jurisdiction to entertain and decide a matter, the correctness of the decision given cannot be said to be without jurisdiction inasmuch power to decide wrongly as well as rightly। कौन से केस में कहेगी बात? उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को लिख लीजिए अच्छे तरीके से। दिस द केस ऑफ उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो if the court decides wrong, the wronged party जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, जिस पार्टी के साथ उसको लगता है कि दिस केस इज नॉट डिसाइडेड प्रॉपरली, कैन ओनली टेक कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द सेटिंग द मैटर्स राइट, एंड कहां पर जा सकते हैं? अपील में। एंड इफ दैट कोर्स इज नॉट टेकन, द डिसीजन हाउ एवर रॉन्ग कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इस बात को मैं आपको समझाता हूं, ये है क्या बात। देखिए, इन्होंने ये कहा द कॉन्सेप्ट इज दिस कि इफ द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, इफ द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन बट इट डिसाइड्स रॉन्ग, गलत तरीके डिसाइड करती है, देन द एग्रीव्ड पार्टी कैन टेक द रिमेडियल स्टेप्स। इट कैन गो इन रिविजन, इट कैन गो इन अपील। एंड अगर ये ऐसा नहीं करती है, इफ सच स्टेप्स आर नॉट टेकन, if that course is not adopted, if that course is not taken, then whatever the wrong decision that cannot be disturbed later on। अगर वो अपील का रिवीजन का टाइम अगर चला गया, now you cannot challenge it। तो in case of lack of jurisdiction
यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज कहेंगे सर ये तो है ही नहीं, इट इज एज गुड एज जीरो, तो हाउ कैन यू एग्जीक्यूट इट, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ एक्सरसाइज, रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन, इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन में। आई होप कि आप दोनों का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अब आप क्वेश्चन कर लेंगे यहां से। सो इफ ए कोर्ट हैज जुरिडिक्शन बट इट इज इर्रेगुलरली एक्सरसाइज, द डिफेक्ट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मैटर एंड द एरर इफ एनी इन एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन कैन बी रिमेडिड इन अपील और रिवीजन। अब बताइए बात समझ में आ गई नहीं आ गई? If there is no such remedy or is not availed, decision is final. 2 केसेस हैं, इनका नाम लिख लीजिए फटाफट फिर। ML सेठी वर्सेस RP कपूर, जल्दी लिखिए। ML सेठी वर्सेस RP कपूर, एनिमिस्टिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कंपनसेशन कमीशन। What was held in this case? It was held in this case कि distinction between lack of jurisdiction and erroneous exercise of jurisdiction reduced almost to a vanishing point। इस लाइन को रट लीजिए कि ये लाइन कौन से केसेस में कही गई है। बस ये लाइन ML सेठी कपूर में भी और एनिमिस्टिक लिमिटेड कोई सा भी केस लगाए तो इस बात को ध्यान रखना, बस इससे ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने इसमें, ठीक है सब। यहाँ से इतना बस, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। केवल ML सेठी वर्सेस RP कपूर, एनिमिस्टिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कंपनसेशन कमीशन, इसका केस याद कर लीजिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड द एरनियस एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द जुरिडिक्शनल एरर, ये रहा, एंड द एरर ऑफ लॉ रिड्यूस टू वैनिशिंग पॉइंट, यानी कि डिफरेंस खत्म करने की कोशिश की गई इस वाले केस में कि इन केस में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इतनी बात कही गई। अब डिटेल में जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, केवल इतना याद रख लेना, आ जाए तो इसको क्लिक कर देना बस। एक केस है, बहुत फेमस केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस का नाम है इटाया विरा मथाई केस, मथाई वर्सेस वर्के। इस केस को लिख लीजिए। इसमें क्या कहा गया था? इन दैट केस it was contended that decree passed by the court was in nullity since the suit was time barred. This suit was time barred. इस केस में the contention was that कि suit was time barred, suit time barred था, even then the case was entertained and decree was passed, therefore decree is the nullity in this case. It was kept. Supreme Court did not accept this and observed that if the suit was barred by time and yet the court decreed it, मैं कह रहा हूं इससे क्वेश्चन आएगा आपको, देखिए, suit was barred by time and yet the court decreed it, the court would be committing an illegality and therefore the aggrieved party would be entitled to have the decree set aside by preferring an appeal against it। समझिए इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि टाइम बार्ड सूट है, द सूट वाज टाइम बार्ड एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, देन व्हाट वुड बी द केस? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट it would be a illegality. If the court is passing a decree in the time barred suit, then it will amount to illegality. But what is the course of action? You will have to get it set aside. आपको इसे सेट असाइड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो इन अपील अगेंस्ट इट। दिस if the party aggrieved does not take appropriate steps to have that error corrected, erroneous decree will hold good and will not be open to challenge on the basis of being nullity। ये ध्यान रखना बस, ये समझे आप। इन दिस केस में कहा गया कि भाई अगर आपको जाना है, इन दिस केस में कहा गया कि इफ दिस इज द केस देन द एप्रोप्रिएट रेमेडी इज टू फाइल एन अपील, बट इफ यू आर नॉट फाइलिंग अपील दैट विल बी फाइनलिटी ऑफ डिक्री इवन दो इट वाज पास्ड डिस्पाइट द फैक्ट दिस वाज द टाइम बार्ड, यू विल हैव टू गो टू एन अपील। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए प्रॉब्लम बेस्ड कि टाइम बार्ड सूट था, डिक्री पास कर दी गई, तो वो क्या हुआ? इट इज कोरम नोन एस्ट माना जाएगा? नो,
इफ द ओनली रेमेडी वाज टू गो इन अपील। एक है कि कोरम नो नेस्ट, अब डिक्री नलिटी है, डिक्री नलिटी और इलीगल में अंतर हो गया। नलिटी का मतलब है कि आप कभी भी चैलेंज कर दीजिए उसको, अपील में गए नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन इन सच केसेस यू विल हैव टू गो इन अपील। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल था। अगर यहाँ टकरा जाए तो इस लाइन पर डिसाइड कर देना। केस का नाम मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग दोबारा। अब अगला पॉइंट है बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, बेसिस टू डिटरमाइन जुरिस्डिक्शन। हेडिंग लिख लीजिए, बेसिस टू डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन, ऑन व्हाट बेसिस द जुरिस्डिक्शन शुड बी डिटरमाइंड। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से मिलना ही मिलना है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द केस पुट फॉरवर्ड बाय द प्लेंटिफ इन हिज प्लेंट एंड नोट बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट। नाम बदल देना मेरा, अगर ये क्वेश्चन ना मिले आप लोगों को, कहीं ना कहीं मिल जाएगा पक्का आपको। सो व्हाट शुड बी द बेसिस, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ द बेसिस टू डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन की। तो इफ इट इज द क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस, सपोज ए प्लेंट हैज बीन फाइल्ड and the written statement has been filed. Now the court is this WS में this is the plea raised by the defendant that this court has no jurisdiction. Now on what basis the court will decide whether this court has jurisdiction or not? इस court को jurisdiction है या नहीं है, ये किस बेस पे डिसाइड करेगी? Whether on the basis of plaint or on the basis of WS or whether on the basis of both? So the answer is it is on the basis of the plaint as filed by the plaintiff. This is again पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Basis to determine the jurisdiction is what the plaint filed by the plaintiff and note by the defendant in his written statement. P for prelims. I hope you will do it now. सही है। एंड इस केस का नाम लिखेंगे, आप लोग जानना चाहते हैं इस केस का नाम? अब्दुल्ला भाई है ये, अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा। पी फॉर प्रीलिम्स। अब्दुल्ला वर्सेस गोलप्पा केस में को आ जाइए, इसमें यही बात कही गई थी, बस इसको इतना ही कर लीजिए। नेक्स्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड करते हुए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द सब्सटेंस ऑफ द मैटर एंड नोट द फॉर्म। ये भी समझ लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा केस आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा केस अभी लिखवाऊंगा केस का नाम भी मैं, इसको पहले इस बात को समझा देता हूँ। इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द मैटर, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज इंपॉर्टेंट। The court will go into the true nature of the suit and not on the outward form of it. तो इन लाइनों को रट लीजिएगा। Substance of the matter is important to determine the base of the jurisdiction. Otherwise फॉर्म पे नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा केस है ये, क्या है लिखिए, केस का नाम लिखवाता हूँ आपको। This is the case, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस मोती भाई। Next important case law is what? अनंती वर्सेस छन्नू। The correct law was described in this case. स्पार्क थोड़ा कम है, स्पार्क थोड़ा कम इसलिए है बिकॉज टॉपिक इज डिफरेंट। यहां से हमें पॉइंट्स निकालने हैं, और अगर मैं उस स्पार्क में पहुंच गया तो फिर ये फाउंडेशन कोर्स कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई आई वॉन्ट कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं नोट डाउन कराता हूँ सब, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े उसको समझा दूँ मैं। अदरवाइज मैं अगर स्पार्क वाले फॉर्म में आ गया, स्पार्क देखना है तो फिर आप आइए 6 वाली क्लास में, 6 PM वाली क्लास में। ये अनंती वर्सेस छन्नू के हिसाब से आ सकता है। इसमें भी वही बात कही गई थी। क्या बात कही गई यहाँ समझ लीजिए। दिस केस वॉज डिसाइडेड बाय द फुल बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। पी फॉर प्रीलिम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एंड इट वॉज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगेन पी फॉर प्रीलिम्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बढ़ाते हैं थोड़ी स्पीड। द प्लेंटिफ चूजेज हिज फोरम एंड फाइल्स हिज सूट। बस यहाँ इतना याद कर लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। नाउ अब आगे समझिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
if he frames his suit in a manner not warranted by the facts and goes for his relief to the court which cannot grant him relief on the true facts, he will have his suit dismissed. समझिए क्या कि now the what is the law, केस का नाम क्या बताया मैंने आपको, अनंती. अनंती क्या कहते हैं साहब, ये समझिए. अनंती साहब इसमें क्या कहा गया कि प्लेंटिफ चूजेस द फॉरम, प्लेंटिफ फॉरम चूज करेगा. इट मींस प्लेंटिफ विल चूज द कोर्ट, एप्रोप्रिएट कोर्ट, विच कोर्ट इज एप्रोप्रिएट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ हिज मैटर. उसके मामले पर सुनवाई करने के लिए कौन सी कोर्ट एप्रोप्रिएट है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्लेंटिफ. ये बात समझ में आ गई. लेकिन प्लेंटिफ इसके लिए ऐसा नहीं कर सकता, इट कैन नॉट सर्कमवेंट की वो ड्राफ्टिंग क्लेवर तरीके से करे एंड सो दैट इन एक पर्टिकुलर कोर्ट शुड डिसाइड इट. नाउ इफ ही फ्रेम्स अ सूट इन सच मैनर, अगर वो सूट को इस तरीके से फ्रेम करता है विच इज नॉट वारंटेड, जो कि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, हिज सूट विल बी डिसमिस्ड. हिज सूट विल बी डिसमिस्ड and there will be no question of returning the plaint for presentation to the proper court. It will not be the case of returning the plaint. नहीं समझे इस बात को. सी देखिए, if the plaintiff has filed a suit in the court, there will be the court may return it कि this court has no jurisdiction to decide the case. ये हुई दूसरी बात, when you are honestly filing the plaint. But if you are becoming too clever, you are framing your suit in such a way that you should entertain it, और बाद में चोरी पकड़ी जाए, तो what will be the consequence? Your suit will be dismissed. It will not be the case of return of plaint. और यही टेक्निकलिटी से क्वेश्चन प्लेन्स में आपसे पूछा जा सकता है. केस का नाम है अनंती वर्सेस छन्नू, फुल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड देन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. कर लेंगे आप, जल्दी बताइए. नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बात कही गई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही से क्वेश्चन आने वाला है. इफ द जुरिस्डिक्शन इज ओनली वन रिलेटिंग टू टेरिटोरियल लिमिट्स और पेक्यूनियरी लिमिट्स, द प्लेंट विल बी ऑर्डर टू बी रिटर्न. भैया लिख लीजिए, कौन से इसकी बात कर रहे हैं हम, टेरिटोरियल लिमिट्स की. if the jurisdiction is only relating to the territorial limits or pecuniary limits, यानी कि भौगोलिक लिमिट्स के लिए या फिर उसकी धन संबंधी जो सीमाएं हैं उससे संबंधित है, द कॉन्सिक्वेंस विल बी व्हाट, प्लेंट विल बी रिटर्न्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट. But if it is what, territorial limits, pecuniary limits, plaint will be returned. अब इससे आगे, if it is related to the what, that nature of the suit, यानी कि if it is the jurisdiction is related to the nature of the suit, यानी कि subject matter, then your suit will be dismissed. तो ये दो बातें ध्यान रखना, इन दोनों ही बातों से क्वेश्चन आया जाएगा. The jurisdiction, if the jurisdiction is only one relating to the territorial pecuniary limits, the plaint is liable to be returned. समझे? And if it is found having regard to the nature of the suit, it is to be dismissed. तो समझ में आई बात. केस का नाम था अनंती छन्नू. एक क्वेश्चन ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड इफ अथॉरिटी रॉन्गली एज्यूम्स जुरिस्डिक्शन सर्चुरी. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.